अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मुकम्मल बीएस इंग्लिश का एक ब्रेक डाउन करूँगा और उसमें हम देखेंगे कि वीयू में मींस के वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में बीएस इंग्लिश क्या चीज़ है, इसके इंट्रोडक्शन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद बीएस इंग्लिश में किन स्टूडेंट्स को दाखिला मिल सकता है, किन स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं मिल सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके अलावा बीएस इंग्लिश में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ या आपका जो ओवरऑल असेसमेंट का क्राइटेरिया होता है वीयू में, वो क्या होता है। उसके बाद डिग्री लेने के लिए आपने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप वगैरह अगर होती हैं तो कैसे होती हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में बीएस इंग्लिश में कौन सी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि बीएस इंग्लिश का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। आपने कितनी फ़ीस पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपने कितनी फ़ीस पर सेमेस्टर पे करनी होगी, उन तमाम चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, ताकि जो भी मैं पार्ट्स आपको बता रहा हूँ उसकी आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जब भी आप किसी प्रोग्राम के साथ बीएस देखते हैं तो बीएस का मतलब होता है कि ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है। ये बात तो आपको मेजॉरिटी को पता होगी। अगर किसी को नहीं पता तो ये बात आप अपने माइंड में रख लें कि बीएस का मतलब होता है 4 ईयर प्रोग्राम, और उसके अंदर आम तौर पर 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, अच्छा यहाँ पे देखें बीएस इंग्लिश के सामने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में बीएस इंग्लिश करवाया जा रहा है वो लिंग्विस्टिक के बारे में है। उसके अंदर अब हैं तो बीएस इंग्लिश बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एक होता है बीएस इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ पे जो वीयू में करवाया जा रहा है वो है बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इसका मतलब है कि इस बीएस का ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है। इंग्लिश लैंग्वेज को साइड पे कर दें, इसका ताल्लुक लैंग्वेज के साथ है, ठीक है। इसके अंदर आप लैंग्वेज के रिलेटेड पढ़ेंगे। इसके अंदर कोई लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंग्लैंड का लिटरेचर, आयरिश लिटरेचर या कोई भी यूरोपियन कंट्री का लिटरेचर वगैरह आप कुछ भी नहीं देखेंगे। इसके अंदर आप कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे लिटरेचर की। इसके अंदर कोई पोएम्स, कोई नॉवेल्स, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बल्कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपको लैंग्वेज के रिलेटेड तमाम चीज़ें, लैंग्वेज की तारीफ से लेकर आगे उसका मतलब कि पूरा जो यानी कि एक लैंग्वेज कैसे बिल्ड होती है, उसके बाद फिर उस लैंग्वेज का इस्तेमाल, एक पार्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर उसका इस्तेमाल, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें लैंग्वेज के अंदर फिर आपको आगे चल के उसके साउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर साउंड्स के बाद फिर मतलब कि बिल्कुल पहले एक साउंड होता है, फिर वो साउंड एक वर्ड बनता है, फिर वो जो वर्ड होता है फिर उसको कोई मीनिंग होता है, ठीक है। फिर उसका मीनिंग जब एक सेंटेंस में बन जाता है, फिर सेंटेंस का एक मतलब होता है, और फिर उसी सेंटेंस का एक मतलब किसी और कंटेक्स्ट में डिफरेंट होता है। तो ये तमाम चीज़ें लाइक जो भी लैंग्वेज के रिलेटेड है वो आप बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। और यही इस प्रोग्राम का जो मेन इंट्रोडक्शन है कि इसके अंदर आप लैंग्वेज के रिलेटेड स्टडी करेंगे, लिंग्विस्टिक के रिलेटेड, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम लैंग्वेज के रिलेटेड या उस लैंग्वेज को लैंग्वेज टीचिंग के अंदर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम जो भी मसले मसाइल आपको एज ए टीचर सामना करना पड़ सकता है, तो उन तमाम जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकेंगे आफ्टर डूइंग बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा तारुफ हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे वीडियो में बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे आपको इसको प्रोग्राम को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लैंग्वेज को उस तरह डिस्क्राइब कर सकें जो कि लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक, जो लिंग्विस्टिक के कंसेप्ट हैं और टर्मिनोलॉजी है उसके मुताबिक, ठीक है। वैसे आपसे पूछा जाए कि लैंग्वेज क्या होती है, उसका आपका आंसर डिफरेंट होगा। बट जब आप बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कर लेंगे उसके बाद जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताएं लैंग्वेज क्या होता है, तो उसके बाद आप जो डेफिनेशन लैंग्वेज की बताएंगे और जिस तरह आप लैंग्वेज को डिस्क्राइब करेंगे तो वो आप उसको रिलेट कर रहे होंगे लिंग्विस्टिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग आप देन लैंग्वेज को आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मेन चीज़ क्या है कि ये इस यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए, बाकी आप इसको डिटेल में कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे स्टेप है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं जो बीएस इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं और उनका एडमिशन हो सकता है। तो उसकी बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास 12 ईयर्स एजुकेशन है, लाइक आपने एफ़ए किया हुआ है, आपने एफएससी की हुई है,
एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया या प्री मेडिकल किया, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आपने आईसीएस किए हुए है, ठीक है, या ए लेवल्स आपने किए हुए हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है, अगर वो 12 ईयर्स है और उसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 45% हैं, तो फिर आपका एडमिशन वीयू में कन्फर्म है, ठीक है। अगर आपके पास ए लेवल है या आपके पास कोई दीनी असनाद हैं या फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन है, तो उसके लिए आपको आईबीसीसी या आपको एचईसी से कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो आप सबमिट करेंगे, ठीक है। वैसे रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास इंटरमीडिएट मतलब कि कोई भी आपके पास 2 ईयर की डिग्री हो आफ्टर मैट्रिक, मैट्रिक के बाद की कोई भी आपके पास 2 साल की डिग्री हो, उसकी बेस पे अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हो सकता है। अच्छा, अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं, 45% से कम है, तो उस केस में आपका इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 सेमेस्टर इज़ नॉट अप्लाइबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर जिसके मार्क्स 45% मार्क्स कम होते हैं तो पहले 0 सेमेस्टर भी इसमें अप्लाई था, लेकिन अब 0 सेमेस्टर का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। इट मीन्स कि अगर आपके 45% से मार्क्स कम हैं तो आप बीएस इंग्लिश में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पास बीए या बीएससी या कोई भी एसोसिएट डिग्री जिसको हम एडीपी कहते हैं, या उनके पास बीकॉम की डिग्री होती है, ठीक है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उनके पास होता है, तो वो स्टूडेंट्स भी बीएस इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। उनका एडमिशन 5वें सेमेस्टर में होगा। उसको आप कहेंगे कि आपका एडमिशन बीएस एंट्री रूट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, एंट्री रूट के थ्रू आपका एडमिशन हो रहा है। तो अगर आपके पास 14 ईयर्स की डिग्री है तो आप डायरेक्ट बीएस के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे। अब उसको अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है वो मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आपने एडमिशन फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं तो उसमें एक स्टेप होता है, उस स्टेप को आपने देखना होता है। उस स्टेप में आपने एक ख़ास पर्टिकुलर प्लेस पे आपने क्लिक करनी होती है और उसके बाद फिर आपका जो एडमिशन होता है वो बीएस के डायरेक्ट 5वें सेमेस्टर में या छठे सेमेस्टर में होता है। तो जिनके पास 14 ईयर एजुकेशन है उनके लिए ज़रूरी है कि उनके 45% मार्क्स बीए बीएससी में या कोई भी एडीपी है उसमें 45% मार्क्स ज़रूरी हैं। और अगर सेमेस्टर सिस्टम लाइक किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी किया तो उसके लिए आपके पास 2.0 सीजीपी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फिलअप करेंगे तो फिर आपका एडमिशन आपका कंफर्म है। लाइक आप अगर आप 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक तो ये रिक्वायरमेंट कि आपके 12 ईयर एजुकेशन में इंटरमीडिएट में एफएफएससी आईसीएस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरा ये है कि आपके बीए बीएससी में भी 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म है। अच्छा, उसके बाद एडमिशन आपका कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आपका जो यहाँ पे मतलब कि यानी कि एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर आपका असाइनमेंट्स होती हैं, उसके अंदर आपके क्विज़ेस होते हैं, उसके अंदर जीडीपीज़ होती हैं, उसके अंदर मिड टर्म फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका फाइनल टर्म का मतलब कि फाइनल टर्म की जो वैल्यू है, ये वेटेज आप कह लें, वो सबसे ज़्यादा होती है। और जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं वो वीयू के कैंपसेस के अंदर मतलब कि अरेंज करवाए जाते हैं, और उसका जो 80 से 85% जो आपका ओवरऑल सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है वो मिड टर्म और फाइनल टर्म की बेस पे बनता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो फाइनल की होती है, उसके बाद मिड टर्म की होती है। बाकी जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, जीडीपीज़ हैं, उनकी वेटेज भी आपकी होती है। जितने मार्क्स आप उनमें लेते हैं वो तमाम कंबाइन करके एक ख़ास इनका ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मतलब कि फ़ाइनल टर्म में ऐड होते हैं, ठीक है। फ़ाइनल टर्म का आपका रिज़ल्ट कैसे बनता है वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस मतलब कि इस सेमेस्टर इसमें बीएस इंग्लिश में आपने लास्ट सेमेस्टर में एक आपने रिसर्च प्रोजेक्ट को भी आपने कंप्लीट करना होता है, तो वो भी आपके लिए मैंडेटरी है, उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती है। उसके बाद अवार्ड ऑफ डिग्री, तो डिग्री लेने के लिए आपने 2 चीज़ों को पूरा करना होता है। पहली चीज़ है कि आपके पास 132 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हों, उसके बाद आपकी सीजीपीए जो है वो 2.0 लाजमी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो क्रेडिट्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को आपने वॉच कर लेना है, वहाँ से आपको समझ आएगी कि क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे, वहाँ से आपके इस कंसेप्ट को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो 132 क्रेडिट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। जैसे जैसे आप बुक्स को पास करेंगे तो आपके क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आपकी सीजीपी जो है वो 2.0 से कम ना हो। अगर आपकी सीजीपी 2.0 से कम होती है तो उस केस के अंदर फिर आपको यहाँ पे डिग्री
नहीं मिलेगी और फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा जिसमें आपको अपने कोर्सेज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि BS इंग्लिश के आखिरी सेमेस्टर में आपने 3 क्रेडिट आवर्स का एक जो प्रोजेक्ट है उसको आपने कंप्लीट करना होता है, जिसको प्रॉपरली सुपरवाइज़ किया जाता है। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है। वो तमाम चीज़ें HEC का एक मतलब कि इंडेक्सिंग है, रेफरेंसिंग है, उसको माइंड में रख कर की जाती है। ठीक है, तो वो आपको कोई मतलब कि प्रॉपर टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी होती है, उसको आपने पूरा मतलब कि प्रेजेंटेशन देनी होती है, लास्ट में वाइवा होता है। वो तमाम आपका बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर में होता है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। उसके बगैर अगर आप वो पास नहीं करते हैं तो फिर ये 3 क्रेडिट्स जो होते हैं ये आपको नहीं मिलते हैं। और जब 3 क्रेडिट्स आपको नहीं मिलते हैं, इट मीन्स कि आपके टोटल क्रेडिट पूरे नहीं होते हैं, और जब पूरे क्रेडिट आपके टोटल नहीं होते हैं तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो ये प्रोजेक्ट होता है लास्ट सेमेस्टर में 3 क्रेडिट्स का, इसको भी आपने कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको BS इंग्लिश में कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर वाइज यहाँ पे ब्रेक डाउन किया गया है। BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक का सेमेस्टर नंबर 1, तो उसके अंदर आपको ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं। उनके सामने उनके क्रेडिट्स मेंशन है, सामने लिखा हुआ है कि इनमें कोई चॉइस है या नहीं है। तो पहले सेमेस्टर में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, इन बुक्स को आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ना होता है। उसके बाद जी सेकंड सेमेस्टर में आपके पास सिर्फ 2 बुक्स में चॉइस है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप ISL 202, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आपने एथिक्स को 202 को आपने पढ़ना होता है। बाकी यहाँ पे क्रेडिट आवर्स सबके सामने मेंशन है। और उसके बाद तीसरा सेमेस्टर है, यहाँ पे भी आपकी 6 बुक्स, तकरीबन आपकी पर सेमेस्टर में 6 बुक्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप चॉइस आ गई है, तो इसमें 4 बुक्स आपकी रिक्वायर्ड हैं, और बाकी 4 में से इन 4 में से आपने कोई सी 2 को, इन 2 में से आपने कोई एक, और फिर इन 2 में से आपने कोई एक बुक को चूज़ करना होता है। तो ये आपके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपको समझ आती जाती है। तो ये तमाम पूरे जो आपके 8 सेमेस्टर हैं उसका ब्रेक डाउन यहाँ पे बहुत अच्छे अंदाज में किया गया। तो आखिर में जाके 7th सेमेस्टर में आपका एक फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का पार्ट 1 होता है। उसके बाद जी आखिरी सेमेस्टर में आपका उसी फाइनल ईयर का जो मतलब कि प्रोजेक्ट होता है उसका पार्ट 2 होता है। तो बेसिकली ये 6 क्रेडिट्स होते हैं। यहाँ पे उन्होंने 3 लिखे हैं जो कि बाई मिस्टेक हो गए। तो बेसिकली आपके 6 क्रेडिट्स होते हैं। एक आपका प्रोजेक्ट होता है सेमेस्टर नंबर 7 में, उसका पार्ट 1, और पार्ट 2 उसका होता है फिर 8वें सेमेस्टर के अंदर। तो ये आपके तमाम कोर्सेज होते हैं। उसके बाद जी हमारा लास्ट स्टेप है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये इसका फ़ीस कैलकुलेटर की जो डिटेल्स हैं, लाइक BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, तो इसका आपको मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेन बात कि आपकी जो पूरी डिग्री का खर्चा है वो है 1,43,590 रुपये। ठीक है, टोटल आपका कितना खर्चा है? 1,43,590 रुपये आपका टोटल डिग्री का खर्चा, जो कि आपके 8 सेमेस्टर के ऊपर होना है। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चार्जेस हैं। उसके बाद जी जब आप एडमिशन लेते हैं आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। पहले तो आपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना होता है, उसके साथ आपने 500 रुपये जो कि एडमिशन फॉर्म की प्रोसेसिंग फ़ीस है, ठीक है, वो आपने सबमिट करनी होती है। उसके बाद जब आपका एडमिशन वीजू आपके डॉक्यूमेंट्स आपका तमाम फॉर्म को देखती है, उसके बाद देन आपने इसकी जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लाइक आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपने माइंड बना लिया कि आप मेरा एडमिशन कंफर्म है और अब मैंने यहाँ पे इसको मज़ीद कंफर्म करवा लेना है। तो उसके लिए आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने तकरीबन 11,905 रुपये आपने उस टाइम जमा करवाने होते हैं। अब उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी फ़ीस भी शामिल होती है। उसके अंदर आपके कुछ और चार्जेस, लाइक ये देखें फ़ीस कलेक्शन चार्जेस पर सेमेस्टर, ये भी आपके शामिल होते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2500 रुपये, वो भी आपकी शामिल होती है। एडमिशन फ़ीस 3,000 रुपये, ये भी आपकी शामिल होती है। उसके अंदर आपका इनरोलमेंट फ़ीस 1000, ये भी आपकी शामिल होती है। और बाकी जो, तो इस तरह ये करके आपका टोटल 11,905 रुपये बनते हैं जो आप एडमिशन के टाइम देते हैं। उसके कुछ टाइम बाद आपकी सेमेस्टर की फ़ीस आती है। सेमेस्टर की फ़ीस और एट द टाइम ऑफ एडमिशन दी जाने वाली फ़ीस, ये दोनों डिफरेंट फ़ीसेज हैं। ठीक है, एक फ़ीस आपने एडमिशन के टाइम देनी है, वो आप देंगे, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है। उसके बाद आपकी तकरीबन 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद आपकी सेमेस्टर की फ़ीस आती है। वो तकरीबन आपकी हो सकती है, मैं अगर आपको एक रफ़ एस्टिमेट बताऊँ तो 15 से 16 हज़ार वो आपकी पर सेमेस्टर की फ़ीस हो सकती है। उसका पर क्रेडिट आपको यहाँ पे देखें 935 रुपये का है। और अगर आप 18 क्रेडिट्स, जैसे कि हमने स्टडी स्कीम में देखा है कि एक बुक के 3 क्रेडिट्स थे, अगर आप 6 बुक्स पढ़ते हैं तो आपके 18 क्रेडिट्स बनते हैं। अगर आप 935 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर की निकल आती है। उसके अलावा कुछ आपके ये कुछ और चार्जेस होते हैं,
जिसमें इंडोमेंट फ़ंड हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे सोसाइटीज़ एंड स्पोर्ट्स फ़ंड होता है 500 रुपये। तो ये सारे कंबाइन करके तकरीबन आपके 15 से 16 हज़ार या मे बी 17 हज़ार आपकी फ़ीस बन जाती है पर सेमेस्टर की। तो यहाँ तक आपका मुकम्मल ओवरव्यू हो गया, फ़ीस स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी कर लें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो उसको आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।